सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। ठीक है। तो अगर आपको नोट्स में कोई दिक्कत आ रही है ना, दिख नहीं रहे या फिर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड आई हैव अपलोडेड टेलीग्राम चैनल हम जो मतलब हमारे ग्रुप ने अच्छे से बनाया है। सो यू कैन गेट फ्रॉम देयर माई नोट्स। ओके। एंड वो नोट्स ही नहीं है, अलग अलग बुक्स भी है उसमें, जहाँ या फिर एग्ज़ाम पेपर्स है जो इम्पोर्टेंट है, देन यू कैन गेट फ्रॉम दैट चैनल। सो प्लीज़ डू फॉलो दैट टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है नीचे, सो यू कैन चेक इट आउट। ओके। सो आज का टॉपिक हम पहला पढ़ेंगे। देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो आज हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में मैं एक एक लूँगा। ठीक है, आराम से कवर करेंगे। तो हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और सेंसिटिविटी का मतलब होता है द सेंस दैट अब आवर बॉडी कैन टेक। ठीक है। तो बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी कब होती है? हमको लगता है कि फॉर एग्जांपल चींटी ने काट लिया तो स्वेलिंग हो गई, तो मतलब इट्स अ रिस्पॉन्स, अ प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स, या फिर बोल सकते हैं अ फाइटिंग या इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए या फिर किसी को किल करने के लिए, दोनों तरह से हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। ठीक है। इट्स अ कॉज फॉर आवर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ठीक है। ओके। तो आज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करेंगे हम। तो इट इज़ बेसिकली IgE एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, ऑल्सो कॉल्ड एज इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट मतलब जल्दी, सबसे क्या बोल सकते हैं, एकदम क्विकली एक्टिंग हाइपर सेंसिटिविटी है ये टाइप 1। ओके। एंड बेसिकली टाइप 4 को भी हम DTH या फिर डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके। तो मोस्ट एलर्जिक रिएक्शन आर टाइपर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके। एलर्जी इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स, दैट इज एलोस एंड अर्गॉन। तो एलोस का मतलब होता है अदर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अदर बॉडी, जैसे कि फूड्स, बी स्टिंग्स, डेंडर, ड्रग्स, पोलन जो हम ब्रीद या फिर खाते हैं। ओके। एंड अर्गन का मतलब होता है रिएक्टिविटी। एंड ये सब जो मैंने अभी बोला, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अदर बॉडी या लेटेक्स या लोशंस या सोप, दिस ऑल अदर particles act as a foreign particle to our body, and this all particles are known as allergens। तो वही लिखा है मैंने कि these substances are called as allergens that behave as antigen that causes allergic reaction। अब बेसिकली कोई भी रिएक्शन में एक एंटीजन और एंटीबॉडी होंगे ही होंगे। हाइपर सेंसिटिविटी आप मान के चलिए आप। ठीक है। तो एलर्जी रिएक्शन बेसिकली हैपन्स इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज़ द एक्सपोजर या फिर बोल सकते हैं सेंसिटाइजेशन स्टेट, एंड द सेकंड वन इज़ द सब्सिक्वेंट या फिर रिपीटेड एक्सपोजर विच कैन बी फैटल और सीरियस। ओके। सो अब स्टेप्स मैंने स्टेप वाइज लिखा है ताकि आपको एक एक पॉइंट समझा सकूँ मैं। सो जस्ट फॉलो विथ मी गाइस। तो पहले तो पीपल हैव जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू एलर्जेंस, मतलब जेनेटिक ट्रेड्स भी हो सकते हैं कि कोई इंसान अफेक्टेड है या नहीं। ओके। एंड this means that the people have certain genes that cause T helper cells to be more hypersensitive to certain antigens। मैंने वही बताया कि T helper cells जो होते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी में पार्ट लेते हैं, तो दे आर वेरी ससेप्टेबल टू सम एलर्जन, जैसे कि किसी को डीओ की स्मेल से या फिर किसी को पोलन से कोई प्रॉब्लम हो, तो द टी सेल्स आर मोर हाइपर सेंसिटिव टू दैट। ओके। दिस टेंड टू रन इन फैमिलीज, जैसे कि प्री डिस्पोजिशन है तो ऑब्वियसली है, दे टेंड टू रन इन फैमिलीज। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पहली बार सेंसिटाइजेशन स्टेज होता है तो उस पर क्या होता है। ओके। तो इसमें होता है कि पहले तो इन सम पर्सन ब्रीथ्स पोलन दैट द पर्सन इज सपोज टू हैव टी हेल्पर सेल्स दैट कैन बाइंड टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऑन द पोलन। ओके। एंड मेकिंग द मॉलिक्यूल एज एन एलर्जन। जो एलर्जन है वो मैंने बोला कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो एंटीजन तो आ गया, तो एलर्जन गेट्स पिक्ड अप बाय इम्यून सेल्स इन द मेम्ब्रेन। अब इम्यून सेल्स में क्या होता है, बी सेल्स में हम आगे देखेंगे, वो मैं धीरे धीरे चलूँगा। चलो लेट्स फॉलो द स्टेप्स। दे ग्रैब द मॉलिक्यूल एंड माइग्रेट टू द लिम्फ नोड्स।
बेसिकली स्किन से या फिर कोई भी एपिथेलियम से उठाए और लिम्फ नोड्स में ले गए, बिकॉज दे आर द साइट वेयर द इम्यून सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में दिस हैपन्स नॉर्मली इफ द पर्सन इज एलर्जिक और नॉट। अगर एलर्जी हो या ना हो, बॉडी लिम्फ नोड्स तक ले ही जाएगी, बिकॉज इम्यून सेल्स है वहाँ पे। मेजर हिस्टोल कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो मैं बोलता हूँ MHC, वो दो तरह का होता है। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड वेरी डिफरेंट टॉपिक, हम लेंगे उसको आने वाले वीडियोस में। तो वही है कि उधर पे जाके वो आइडेंटिफाई होते हैं कि वो बॉडी के अपने पार्टिकल है, तो हम इम्यून सेल एक्ट नहीं करेंगे, एंड अगर फॉरेन पार्टिकल है देन दे विल रिएक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट दिस सेल्स आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, APC। मैंने पिछले वीडियो में भी मैं आपको बोल चुका हूँ, HIV वाले वीडियो में, याद कीजिए आप, HIV वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेंड्राइटिक और मैक्रोफेजिस में भी वो रिसेप्टर्स होते हैं, और यही रिसेप्टर की बातें हो रही इधर पे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, सिंस दे कैरी द एंटीजन to the lymph nodes, okay, and they present it to the T helper cells living there। ठीक है, they carry the antigen to the lymph nodes, तो नॉर्मल कंडीशन में ले गए एंड प्रेजेंट टू द T helper cells living there। ओके, तो मतलब बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टेकअप करेंगे कोई भी एपिथेलियम यहाँ जहाँ पे रिएक्शन हुआ है या फिर किसी ने कुछ इनटेक कर लिया या लगाया, अप्लाई किया, उधर से लेकर लिम्फ नोड्स में कैरी करेंगे T हेल्पर सेल्स में। ठीक है, इन केस द पर्सन इज एलर्जिक द APC विल ऑल्सो एक्सप्रेस द कॉन्स्टिम्युलेटरी मॉलिक्यूल्स। अब कॉन्स्टिम्युलेटरी मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि दे प्रोड्यूस अ एडिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब और भी प्रिसाइज, मतलब जो होता है वो मॉलिक्यूल सिक्रेट करेंगे विच आर नीडेड टू माउंट एन इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, कि अच्छी तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स इफेक्टिव हो सके। तो दे ऑल्सो स्प्रेड द कम्युनिकेशन कि हाँ एक फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है, तो इम्यून सेल्स को कम्युनिकेट करके हम बोल सकते हैं कि कम एंड रिएक्ट। ओके, तो बिफोर द टी हेल्पर सेल्स सीज द एंटीजन दो इट्स अ नेयू मतलब कि है कि एक न्यूबॉर्न बेबी जैसा, कि उसने कुछ देखा नहीं है, वो मैच्योर नहीं है, और टी हेल्पर सेल्स बस उसको ऑब्जर्व करता है। व्हेन टी हेल्पर सेल्स गेट द एंटीजन एंड ऑल्सो बाइंड द कॉन्स्टिम्युलेटरी मॉलिक्यूल। ओके, तो उसमें क्या है कि एंटीजन भी होता है एंड कॉन्स्टिम्युलेटरी मॉलिक्यूल, जो मैंने अभी बताया, जो कम्युनिकेटर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा। इट्स नाउ प्राइम्ड एंड नेव हेल्पर टी हेल्प्स चेंजेस टू डिफरेंट टाइप, दैट इज वो मैच्योर हो जाएंगे। ओके, टाइप 1 हेल्पर सेंसिटिविटी डिफ्रेंशिएट इनटू 2T हेल्पर सेल और TH2 सेल्स, मतलब कि TH2 सेल्स में वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। दिस स्टेप हैपन्स इन रिस्पॉन्स टू वेरियस स्मॉल प्रोटीन्स और इंटरल्यूकिन्स दैट माइट बी फ्लोइंग अराउंड टाइम। ठीक है, तो ये स्टेप कब होगा, जब इंटरल्यूकिन्स या फिर कोई भी स्मॉल प्रोटीन्स आजू बाजू होंगे, तब T हेल्पर सेल्स TH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, and some interleukins that sway the T helper cells and in turning into TH2 cells are IRFI, मतलब IL, interleukin 4, interleukin 5, interleukin 10 and these all are cytokines। ठीक है, तो मतलब जो इंटरल्यूकिन्स मदद करते हैं वो बेसिकली साइटोकाइंस होते हैं, उनके एग्जांपल है IL4, IL5 एंड IL10। ओके, एट एनी रेट दिस एक्साइटेड टी हेल्पर सेल्स, मतलब देखो पहले टी हेल्पर सेल्स मैच्योर नहीं था, फिर वो डिफ्रेंशिएट हुआ TH2 सेल्स में एंड रिलीज अ बिट ऑफ देयर ओन इंटरल्यूकिन 4, तो इंटरल्यूकिन वो खुद सिक्रीट करेंगे एंड गेट्स बी सेल्स टू अंडरगो एंटीबॉडी क्लास स्विचिंग। अब बेसिकली क्लास स्विचिंग होता क्या है, ठीक है, अब क्लास स्विचिंग होता है कि सॉरी मैं पेज टर्न करना भूल जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट थिंग। मैंने इधर से ही ये सम इंटरल्यूकिन्स अब पढ़ सकते हो, ठीक है, आई एम सॉरी, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा उसका। एंड क्लास स्विचिंग इज़ बेसिकली अ प्रोसेस दैट इज़ रिलेटेड टू एवरी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि सभी नॉर्मली हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि IgM को प्रोड्यूस करे, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट सिक्रेटिंग एंटीबॉडी। ठीक है, एंड ये दे आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ओके, दैट आर अ पार्ट ऑफ B सेल टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, तो क्लास स्विचिंग में क्या होता है कि अब IgM को वो सप्रेस करेगा IL4 एंड दैट विल लीड टू द कॉजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ IgE एंटीबॉडीज। दैट इज द मेन एंड को रीजन ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, कि IgE से मीडिएट होगा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टाइप 1। ओके, सो द B सेल स्विचेस फ्रॉम मेकिंग IgM to making IgE antibody which are specific to the pollen। तो अब IgM से बंद हो गया और IgE which are specific to the pollen वो प्रोड्यूस होगा।
ठीक है। एंड TH2 सेल्स ऑल्सो रिलीज सम इंटरलुकिन 5 एंड इंटरलुकिन 5 का फंक्शन इट इज एज फॉलोज, दे स्टिमुलेट प्रोडक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ ईओसिनोफिल। eosinophil क्या है? It's a granulocyte type of WBC that degranulates or essentially release a whole bunch of toxic substances that can damage the invading cells and nearby host cells। मतलब वो क्या करेगा कि जो इन्वेडिंग सेल्स होंगे, जो सेल्स आ रहे हैं फॉरेन पार्टिकल्स, तो उनको डिस्ट्रॉय करेगा, और जो उनके होस्ट सेल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है। अब स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडी हैव अ हाई एफिनिटी फॉर बेसिकली रियली FC एप्सिलॉन नॉट रिसेप्टर ऑन मास सेल्स। अब जो मास सेल्स पे रिसेप्टर होंगे वो IgE एंटीबॉडीज उस पर ज़्यादा स्पेसिफिक होगी, तो so they quickly attach to the surface of the mast cells. This antibody are called as cytotropic antibodies since they bind to the cell surfaces. Okay, ठीक है। अब cytotropic antibodies since they bind to the surfaces of the mast cells. The mast cells are now ready for action. And ये mast cell ready for action मतलब कभी भी कोई foreign particle आए तो फिर वो उस पर secrete हो जाएंगे। ठीक है। This is called as the sensitization state। तो पूरा ये जो मैंने प्रोसेस बोला अभी तक का, वो पूरा सेंसिटाइजेशन फेज़ में आ जाता है। हमने क्या क्या देखा, देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लो कि एक तो पहले वो अंदर आए, नॉर्मल में क्या कि एलर्जन क्या हुआ, मतलब कि APC आया, फिर उसने टी हेल्पर सेल्स को डिफ्रेंशिएट TH2 में, और फिर उसने दो टाइप के इंटरल्यूकिन सिक्रेट किए, IL-4 एंड IL-5। IL-4 will lead to the class switching and IL-5 will lead to the stimulation of eosinophil which are granulocytes and they will destroy the toxins, and IgE is specifically अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मास सेल एंड मास सेल्स के साथ अटैच होकर फिर वो रेडी हो गए। ठीक है। मतलब अब एंटीबॉडी बन चुकी है, पहली बार एंटीजन आया तो अब एंटीबॉडी बन चुकी है। अब सेकेंड टाइम क्या होगा कि अब देखिए कि नाउ द सेम पर्सन ब्रीच द पोलन अगेंस्ट सेकेंड एक्सपोजर, द सूप्ड अप मास सेल्स विच आर रेडी बाइंड्स टू द एंटीजन। देखो वो मास सेल्स रेडी थे, वो बाइंड हो गए एंटीजन से। इट टेक्स 2 और मोर बाउंड एंटीजन टू क्रॉस लिंक द IgE एंटीबॉडी विच सिग्नल द मास सेल टू डीग्रेन्युलेट, ऑल्सो रिलीज अ बंच ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मीडिएटर्स। अब वो क्या करेंगे कि जो मास सेल्स है वो प्री इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करेंगे। दिस अल्टीमेटली कॉजेज द इफेक्ट सीन इन द एलर्जिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हिस्टामिन दैट बाइंड्स टू द H1 रिसेप्टर्स, ब्रोंकाई स्मूथ मतलब कंट्रैक्शन होगा, एंड एयरवे जो होगी वो स्मॉल हो जाएगी, दैट इज एयरवे बिकम स्मॉल, सो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एंड हिस्टामिन ऑल्सो लीड्स टू द इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल एज वेल एज द वेसल डायलिटेशन। ओके, तो मतलब एयरवे भी कंट्रैक्ट हो गया और परमेबिलिटी जिससे ब्रीदिंग का सीजेशन हो गया, एंड परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीजेस। ओके, this allows the fluid to more easily lead out to the blood vessel, hence causing edema and swelling। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, डायलेशन हो गया ब्लड वेसल का, then that will lead to edema and swelling। Mast cells also release other pro-inflammatory mediators including some that activate eosinophils and proteases। ठीक है। अब eosinophil भी क्या करेगा, हमने पहले पढ़ लिया कि डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल्स एंड द फॉरेन पार्टिकल्स, एंड प्रोटेजेस क्या करेगा, लार्ज पेप्टाइड्स को स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। द इफेक्ट्स of all this मतलब release of histamines and all the mast cells products, this is come under the early phase reaction, that is within, it happens within the minutes। okay, and next होते हैं late phase reactions within 8 to 12 hours। more immune cells like T helper 2 cells, eosinophils and basophils are recruited to the site where the allergen is located। ठीक है, जैसे कि मोर इम्पोर्टेंट, दिस इज बिकॉज द साइटोकाइंस एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द अर्ली फेज। बिकॉज ऑफ अर्ली फेज और इम्यून सेल्स आते चले जाएंगे लेट फेज रिएक्शन में। दिस इंक्लूड IL-4, IL-5, IL-10 एंड ल्यूकोट्राइन्स। एंड ल्यूकोट्राइन्स का क्या होता है कि दे एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन द लोकल ग्रुप ऑफ सेल्स। एंड ल्यूकोट्राइन्स के थोड़े एग्जाम्पल है B4 एंड C4। दे कॉज द स्मूथ कंट्रैक्शन जस्ट एज द हिस्टामिन जो ब्रोंकाई में कंट्रैक्शन होता है, डैमेज टू द एपिथेलियम लाइक ऑल्सो लाइक हिस्टामिन, अट्रैक्ट इम्यून सेल्स सच एज न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स एंड ईओसिनोफिल्स। आफ्टर मतलब एलर्जी हो गई उसके कुछ समय बाद भी वो सिक्रीट होते रहते हैं, एंड दिस विल लीड टू द कंट्रैक्शन एंड द डायलेशन जस्ट लाइक हिस्टामिन। ओके, अब
सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी के अर्टिकोरिया या फिर हाइव्स हो सकता है, या फिर डायलेशन बोल सकते हैं ब्लड वेसल के, ओके। फिर एक्सीमा बोल सकते हैं, फिर एलर्जिक राइनाइटिस दैट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ नोज एंड एस्थमा, ओके। एंड सीवियर सिम्टम्स में ऑन लार्ज लोड ऑफ एलर्जिक बी स्टिंग्स या फिर सी फूड है या फिर कोई पीनट्स है, दिस एलर्जेंस आर क्या बोल सकते हैं हम, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि एलर्जेंस देर नॉट कि इससे होगा ही होगा। कुछ पर्सन माइंड भी बहुत टाइम से रह रहे हो उनके बीच में, या फिर बी हाइव्स या फिर सी फूड खा रहे हो, तो दे मे नॉट बी एलर्जन, ओके। सो सीवियर सिम्टम्स से क्या होता है कि जैसे कि वेस्कुलर परमिटिविटी बढ़ी तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयरवेज दैट विल लीड टू द डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई ऑफ वाइटल ऑर्गन, जैसे कि ब्रेन है या फिर हार्ट है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एनाफाइलेक्टिक शॉक, ओके, या फिर एनाफाइलेक्सिस, ओके। एंड दिस इज अ सीवियर कॉम्प्लिकेशन विच में लीड टू डेथ ऑल्सो इफ नॉट ट्रीटेड। एंड ट्रीटमेंट में क्या है कि एंटीहिस्टामीन्स दे सकते हैं विच ब्लॉक द हिस्टामीन एंड दे डिक्रीज द वास्कुलर परमेबिलिटी, हैंस डिक्रीज द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे ऑल्सो डिक्रीज द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। एंड एपिनेफ्रिन क्या करेगा कि if they are given in a proper amount, they will show their effect in the severe reaction via intramuscular injection through an EpiPen that may be also given as intravenous। मतलब IM इंजेक्शन भी दे सकते हैं और IV इंजेक्शन भी दे सकते हैं एपिनेफ्रिन को। एंड एपिनेफ्रिन का फंक्शन क्या है कि दे कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स एंड प्रिवेंट द एनाफाइलेक्टिक शॉक। मतलब एनाफाइलेक्टिक शॉक में एपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। रिवाइज कर लेना इसको एक बार, बिकॉज इट्स अ वेरी लास्ट टॉपिक, एंड आने वाले हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।